Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। नेता नगरी के इस सत्र में बात करेंगे हम लोग जम्मू और कश्मीर की। वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? जैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब चुनाव कब होंगे, परसीमन हुआ तो परसीमन में क्या निकल कर आया। चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले वोटरों को लेकर थोड़े बदलाव किए थे, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं इसको लेकर थोड़े बदलाव किए थे, तो इसको लेकर बवाल हुआ। अमित शाह देश के गृह मंत्री कश्मीर के दौरे पर गए तो उस दौरान लोगों से कुछ वादे किए गए, कुछ बातें कही गई, उसको लेकर थोड़ा बवाल सामने आया, थोड़ा विवाद सामने आया। फिर इसी बीच एक दुर्घटना हुई, एक आला पुलिस अधिकारी का मर्डर हुआ और फिर सारी कड़ियाँ, सारे तार धीरे धीरे लगता है, दूर से देखने पे तो ज़रूर लगता है कि आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन दूर से क्यों देखना जब नेता नगरी में हम चीज़ों को थोड़ा और महीन तरीके से थोड़ा पास जाके देखते हैं। जो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, जिनके बीच, जिनके आसपास ये सब घट रहा है, उनकी नज़र से हम इन चीज़ों का आकलन करते हैं, उनकी नज़र से चीज़ों को समझते हैं। तो आज इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। अशरफ वानी, इंडिया टुडे ग्रुप के जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ होंगे। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। स्वागत, नमस्कार। हमारे साथ होंगे सुनील भट्ट, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए। सुनील जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में सर। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुझे नेता नगरी में बुलाने के लिए। और इस समय समूचे देश में त्योहारों का मौसम है और सभी देशवासियों को, ललन टॉप के श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं सैयद जुनैद हाशमी, जो द स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। उस पूरे मजमे की और सारे जो स्थानीयता है उसमें जो भी समाचार गुजर बसर हो रहा है उसकी खबर रखते हैं। जुनैद साहब, स्वागत है नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से बुलाने के लिए। और नेता नगरी में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेता नगरी के जरिए बहुत दूर दूर तक हम पहुंच जाते हैं और आपको भी हम देखते रहते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अशरफ जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। कश्मीर में अभी हो क्या रहा है? सबसे दिल्ली में बैठकर देखिए तो बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ खबरें आती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इलाके में चुनाव की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस साल 2 राज्यों में नहीं बल्कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कितनी पक्की बातचीत है? ग्राउंड पर क्या लग रहा है अशरफ जी? जमीनी हकीकत तो लगती है कि शायद उन 2 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होगा, गुजरात और हिमाचल के साथ, क्योंकि जिस अंदाज से गृह मंत्री का ये दौरा बना, इसकी पहले घोषणाएं नहीं थी, लेकिन ये पूरा दौरा जो था कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये चुनाव से ही जुड़ा दौरा था। क्योंकि 2 जनसभाएं गृह मंत्री ने की, एक तो राजौरी में की और दूसरी बारामूला में। दोनों ऐसी जगह हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर बीजेपी का वोट बैंक है और उसी वोट बैंक को साधने और समेटने के लिए गृह मंत्री की ये 2 बड़ी रैलियां हुई। यहाँ तक कि जहां मुझे भी याद है, मैं 30 साल से राजनीति कवर कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी रैली हुई है ये, जो बारामूला में हुई पिछले दिनों, जिसमें गृह मंत्री ने संबोधित किया। हाँ, जाहिर है कि सरकार की तरफ से उसके लिए पूरा जोर लगाया गया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो यही कारण था कि इतने सारे लोग जो है उसमें एकजुट हो पाए। और अब आपने जो मेन बात की कि क्या कारण है, क्यों लगता है आपको, क्योंकि पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर है, तैयारी इतनी जोर शोर से चल रही है। अभी तक कुछ थोड़ा सा वक्त लेने के लिए परिसीमन की बात हो रही थी, वो भी कंप्लीट हो गया। वोटर लिस्ट की अपडेशन जो है उसको भी पूरी तरह से, जिस अंदाज से मैं कश्मीर में देख रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में देख रहा हूँ, तो उस पर भी बहुत तेजी से वो जो उनका सुधार होना है वोटर लिस्ट का, और उसमें जो अपग्रेडेशन होनी है वो हो रही है। शहरों में रोज डिप्टी कमिश्नर्स जो है अलग अलग सीमाएं तय करते हैं, डेट तय करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी कि चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है जो हर एक यूटिया राज्य में रहता है, तो वो भी एक प्रक्रिया है जहां से ये
आंकलन मतलब कहीं ना कहीं हकीकत लगता है कि चुनाव जो हैं वो उन दो राज्यों के साथ ही होंगे। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी एक गले की हड़ी बनी हुई है, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 हटा था तो गृह मंत्री ने स्वयं और प्रधानमंत्री ने भी संसद में ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बहुत जल्द लाई जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी बात कही थी जम्मू कश्मीर को। वो दो वादे संसद में गए थे सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 हटाते वक्त। तो उस बीच कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट जो केंद्र सरकार का है वो भी उसको दिखाना है कि वो पूरी करके वो जम्मू कश्मीर में दे। टेस्ट जो था इस साल, टेस्ट था कश्मीर के हालात का। सबसे पहला टेस्ट था अमरनाथ यात्रा का, जो सफल रही। 4 लाख के करीब श्रद्धालु आए कई सालों के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा में। दूसरी तरफ से हिंसा, कुछ पत्थरबाजी तो कम हो गई है, हिंसा भी कमी आई है। जो उसके कारण बहुत सारे हैं, जिसमें कई सारे लोग जो हैं बंद पड़े हैं। अलगाववादियों पर पूरी तरह से क्रैकडाउन किया गया है, हुर्रियत नेताओं पर सरकार की तरफ से उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है। तो ये चीजें जो है ये फिलहाल कंट्रोल में जो है। इस अपॉर्चुनिटी को सरकार खोना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो वादा किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने आएगी, वो है। पहले तो राजनीतिक दल इसमें काफी हिचकिचा रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को। यहाँ तक कि गुप्तवार गठबंधन अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात कह रहा था। लेकिन अब राजनीतिक दल भी समझ गए हैं कि वो अब हाशिए पे आ रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो न घर के हैं न कहीं काम के हैं। तो वो भी आप मन बना चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो वो उसमें भाग लेकर एक चुनी हुई सरकार आए और उनके हाथ में भी थोड़ी सी कुछ ताकत जो रहे। सुनील जी, ये इस जो बातचीत अभी अशरफ जी कह रहे थे और जिस पूरी प्लानिंग और जो फेज वाइज टेस्टिंग हो रही है, अमरनाथ यात्रा हो या फिर धीरे धीरे आपका सिनेमा हॉल खोला जाना हो, मल्टीप्लेक्स खुलना हो, फिल्मों का रिलीज होना हो, मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो आपको लगता है कि क्या मेन स्ट्रीमाइजेशन कोट एंड कोट अगर करके बोले, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। क्या हम थोड़ा सा उसको और एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उस पूरे माहौल को? इस तरह की टेस्टिंग कहीं कहीं दिखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ सुनील जी, सवाल ये है कि परिसीमन जो हुआ, जो अभी जाकर संपन्न हुआ है, जिसमें 6 सीटें बढ़ के सामने आई और लोग कह रहे हैं कि ये सीटें बढ़ी हैं और इसलिए बढ़ी हैं, जो सीटें बढ़ी हैं खासकर जम्मू के क्षेत्र में, कि वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या इक्वेशन क्या है सर? जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक अभी जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, जब पिछली बार हम नेता नगरी में बैठे थे, बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव यहाँ करवाने की मतलब कोई जल्दबाजी नहीं। जब से अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ पर अपने लिए एक अनुकूल जमीन तैयार कर रही है कि किस प्रकार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत सके। हालांकि उनका लक्ष्य तो है कि अपने बलबूते पर यहाँ पर बहुमत लाए, लेकिन वो खैर एक चमत्कार ही होगा अगर अपने बलबूते पर ये बहुमत ला पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास यही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके। इसीलिए जैसे ही अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता थी कि यहाँ पर एक सिस्टम प्लेस में आए, एक जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चले। और सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उससे पहले से नहीं है। अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर पीडीपी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार से बाहर आ गई। फिर जो विधानसभा थी वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रही। फिर जिस प्रकार से वो फैक्स मशीन को लेकर जो विवाद हुआ और आखिरकार जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। और तब से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है चुनी हुई सरकार नहीं है। और जब से अनुच्छेद 370-35 से हटा है, उसका मकसद सबसे पहले यही था कि यहाँ पर जो अलगाववाद है उसको खत्म करना है, पत्थरबाजी को खत्म करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है, जिसमें बहुत हद तक जो है सरकार जो है सफल भी रही है। पत्थरबाजी के दिन चले जा चुके हैं। वो भी एक वक्त हुआ करता था जब एक कैलेंडर निकलता था अलगाववादियों की तरफ से कि इस दिन ये हड़ताल होगी, स्कूल बंद रहते थे, पत्थरबाजी होती थी, इस्लामिक स्टेट के
झंडे फहराए जाते थे, वो अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है। ये और रहा- लेकिन ये लेकिन रहा- अब परिसीमन की ओर चला जाए अगर हम लोग, सुनील जी। देखिए बिल्कुल, मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। देखिए बीजेपी का फिर दूसरा मकसद यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में वो अपने बलबूते पर सरकार बनाए, लेकिन अपने बलबूते पर कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत सके। देखिए पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, यहाँ पर 25 सीटें वो जीतने में जो है सफल रहे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जमीन तैयार की कि किस प्रकार से और अधिक सीटें जीते जा सके। देखिए कश्मीर घाटी में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। हालांकि पिछले जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे वो 3 जगहों पर उनके जो प्रत्याशी जीते थे, एक मध्य कश्मीर में, एक उत्तरी कश्मीर में, एक दक्षिण कश्मीर में। कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टर था, लेकिन बीजेपी का ये प्रयास था कि जम्मू संभाग के वो क्षेत्र जहां पर वो जीत नहीं पाते हैं, यानी कि जहां पर मुस्लिम आबादी काफी अधिक है, जहां पर वो जीत नहीं पाते हैं, उन सीटों को कैसे जीता जा सके। उसी प्रकार कश्मीर घाटी में जो है किस प्रकार अपनी सीटें जो है और मतलब अपना खाता खोला जा सके, ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो इसमें बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। देखिए सबसे पहले परिसीमन की प्रक्रिया हुई और परिसीमन की प्रक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार जो मैंडेट था परिसीमन आयोग के पास कि 7 सीटें बढ़ानी होंगी। देखिए जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी, अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले यहाँ सदस्य थे 87। उसमें से चूंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो उसकी 4 विधानसभा की सीटें थी वो अब हटा दीजिए 83 पहुंच गई थी। अब 7 सीटें अधिक जुड़ चुकी हैं और ये आंकड़ा अब 90 तक पहुंच चुका है। 90 सीटें हैं, 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। और साथ ही में जो परिसीमन आयोग है उन्होंने सिफारिश की है कि 2 सीटें जो है ऑन नॉमिनेशन बेसिस यानी कि मनोनीत की जाए विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से, एक पुरुष एक महिला। उसी प्रकार से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, परिसीमन आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि उस समुदाय से भी जो है उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी नॉमिनेट किया जाए। हालांकि नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है लेकिन सिफारिश जरूर की गई है। तो अगर ये मान लीजिए 2 कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य रहेंगे और अगर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित लोग हैं, हालांकि उनकी मांग तो है 8 सीटों की, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि उनके लिए कितनी सीटें रखी जाती हैं। अगर फर्ज कर लीजिए 3 सीटें भी रखी जाती हैं तो ये 5 सीटें जो है मनोनीत की जाएंगी यानी कि नॉमिनेशन बेसिस पर रहेंगी। और जो सुगबुगाहट है कि इनको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे विधानसभा में, यानी कि ये 5 सीटें सीधा जो भी वो सरकार बनाने में सक्षम रहेगी पार्टी उसकी झोली में ही जाएंगे। तो ये एक रणनीति है। दूसरी रणनीति थी, देखिए हमने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ एक समय पर हाशिए पर आ गई थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर उनका काफी वर्चस्व था। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसके जरिए वो बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमने देखा कि बीजेपी पिछड़ती गई और फिर 2014 में बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला ढूंढा। वो फॉर्मूला क्या था कि देखिए आपको ब्राह्मण जो है, हालांकि एक बार वो मायावती के साथ भी चले गए थे, लेकिन जो पारंपरिक ढंग से अगर हम देखें ब्राह्मण, हाँ, यूपी में अक्सर कहा जाता है कि ये भाजपा के कोर वोटर्स में गिना जाता है। बिल्कुल मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में रिपीट किया जा रहा है। मैं अब जैसे यूपी में देखिए कि ब्राह्मण, राजपूत हो या जो बिजनेसमैन का तबका है वो माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है पारंपरिक तौर पर। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बीजेपी को वोट नहीं देते थे, दलित समुदाय के लोग वो बीजेपी को वोट नहीं देते थे। तो रणनीति क्या बनी? रणनीति बनी नॉन यादव ओबीसी पर फोकस किया जाए, यानी कि गैर यादव ओबीसी पर फोकस किया गया। और दलित समुदाय में गैर जाटव जो दलित समुदाय है यानी कि नॉन जाटव दलित कम्युनिटी है उस पर फोकस किया गया, क्योंकि जाटव समुदाय से हमें पता है कि मायावती जी आती हैं और यादव समुदाय का में दबदबा मुलायम सिंह का रहा है। तो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत फोकस किया नॉन यादव ओबीसी पर और नॉन जाटव दलित पर, और वो जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा। ओबीसी ने भी भारी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अब क्या है, देखिए जो कश्मीरी भाषी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। अब बीजेपी ने सोचा कि देखिए हिंदू समुदाय के वोट तो वो उनको मिल सकते हैं और मिले भी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अब मुस्लिम समुदाय के वोट कैसे पाए जाए, तो अब उन्होंने फोकस किया कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स पे फोकस कीजिए, यानी कि गैर कश्मीरी मुस्लिम्स पे, जिसमें गुजर, बकरवाल समुदाय के लोग हैं, अब पहाड़ी समुदाय के लोग हैं।
तो ये अब वही फॉर्मूला दूसरे तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको लागू किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा जो असर पड़ा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण मिलने का जो है रास्ता साफ हो गया। देखिए देश भर में जहां जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी है वहां पर उनको राजनीतिक आरक्षण मिलता है, विधानसभा में उनके लिए सीट्स जो है वो आरक्षित रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को ये अधिकार यहां पर नहीं था, यानी कि उनको राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता था। तो अब जहां पर गुजर बकरवाल समुदाय को लुभाने में बीजेपी लग गई, उनको कहा गया कि देखिए हम आपको राजनीतिक आरक्षण दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो केंद्रीय कानून है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए यानी कि अनुसूचित जनजातियों के जो वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए जो कानून है वो यहाँ पर लागू नहीं थे अनुच्छेद 370 के कारण, वो भी अब लागू हो रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो या SC/ST एक्ट जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो यहाँ पर लागू हुआ है, जो दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो यहाँ पर लागू होगी। और साथ ही में अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से 4 अक्टूबर को अमित शाह ने जो अनाउंस किया, आप उसकी बात कर रहे हैं शायद। नहीं, मैं उससे पहले एक बात बता रहा हूं कि हाल ही में अभी क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, यहाँ की 4 राज्यसभा सीटें होती हैं लेकिन वो खाली पड़ी है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा इस समय नहीं है, क्योंकि जो विधायक है उन्हीं को ही वो 4 सदस्य जो है राज्यसभा में भेजने हैं। तो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, गुजर समुदाय के गुलाम अली खटाना साहब को मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने गुजर समुदाय में अपने जो है उनका दिल जीतने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और साथ ही में अभी हाल ही में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए, जम्मू संभाग भी आए, कश्मीर घाटी भी आए, और जानबूझकर ये कोई मतलब ये इसमें एक स्ट्रेटेजी है, रणनीति हमें समझने की आवश्यकता है कि राजौरी जिले को चुना गया जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में बारामूला जिले को चुना गया, क्योंकि राजौरी पुंछ जिला जो है यहाँ पर जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, और पहाड़ी समुदाय की काफी समय से मांग थी कि उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट तो गृह मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस GD शर्मा जो कमीशन है, जो आयोग है जिसकी स्थापना मोदी सरकार ने की थी, जो उनकी सिफारिशें हैं वो लागू होंगी, और उनकी सिफारिश थी कि पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। लेकिन इसके साथ ही काफी ये जो 4 अक्टूबर को अमित शाह का अनाउंसमेंट था कि तीनों जातियों को हम अनुसूचित जनजातियों में लेकर आएंगे, ट्राइबल स्टेटस में लेकर आएंगे, पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को। लेकिन इसके बाद ये भी खबरें आने लगी कि एक क्लैश देखने को मिला, जो मतलब ये क्लैश था गुर्जर समुदाय का कि पहाड़ी लोगों को शामिल किया जाएगा, जी बिल्कुल, तो हमारा हिस्सा मारा जाएगा। एक वो जो आरक्षण को लेके एक लंबी बहस छिड़ी है वो वहां पर भी एक्सटेंड हो जाती है कि हमारा हिस्सा मारा जाएगा वाली बहस। लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जुनैद साहब के पास भी आऊंगा। मैं इसमें एक छोटा सा बिंदु ऐड कर दूं अपना, प्लीज सर। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि गुजर बकरवाल समुदाय जो है पहले से ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के तौर पर दर्ज है। 1991 में उनको ये दर्जा मिला था, लेकिन पहाड़ी समुदाय को ये दर्जा नहीं मिला था। उनकी काफी समय से मांग थी, उनको ये मिल गया, लेकिन अब इसके कारण गुजर और बकरवाल समुदाय में थोड़ी नाराजगी भी सामने आ रही है। कहना पड़ेगा कि आपका 1% हिस्सा भी कम नहीं होगा। अब सवाल उठ रहे हैं 2। एक तो परिसीमन पे जो ये बात हो रही है, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब ये आपको हर चुनाव में हर पार्टियों के अपने अपने आरोप होते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठाती हैं पार्टियां अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से कि EVM नहीं चली तो ये था तो वो था। तो यहाँ पे चल रहा है कि साहब आपने जम्मू की 6 सीटें आपने दे दी जो हिंदू बहुल हैं ताकि बीजेपी को फायदा होगा, इस तरह के आरोप सुनने में आ रहे हैं। और कश्मीर के हिस्से में एक आई है जो मुस्लिम बहुल है, तो वो बीजेपी का नंबर गेम वहां पर शायद थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब यहाँ पे बात एक दूसरी ये भी है, इसके साथ लेयर ये भी है कि देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन अभी रुका हुआ है, और चूंकि 370 एब्रोगेट किया गया था, एब्रोगेशन के बाद नए तरीके से चुनाव होना था, तो वो कह रही हैं कि 2026 तक पूरे देश में रुका हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्यों किया, लद्दाख अलग कर लिया तो बाकी विधानसभा सीटों पे करवा लेते चुनाव, जो ये तरीका था। और इसके साथ ही जुनैद जी सवाल ये भी उठ रहा है कि जो नए वोटर आए हैं इस परिसीमन से, और नई व्यवस्था, नई विधानसभाएं, और जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक जो परिवर्तित स्वरूप है वो दिख रहा है, वो
फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब जो आरोप लग रहे हैं, क्या वस्तुस्थिति क्या है? जैसे आपने कहा परिसीमन को लेकर आपने कहा, तो परिसीमन का जहां तक ताल्लुक है, जो परिसीमन 1996 में हुआ उस परिसीमन को लेकर भी आज तक सवाल उठाए जाते हैं, उस परिसीमन के ऊपर भी सवाल उठाए गए। उसके बाद वो परिसीमन 1998 में आकर कंक्लूड हुआ। 2 सालों में क्या कुछ उस परिसीमन को लेकर उस समय भी ये कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिसीमन कराया और जो सीट जिस तरीके से उनको ठीक लगी उस तरीके से उन्होंने वो सीट बनाई। ये सब परिसीमन को लेकर कहा गया है। अब इस बार जो परिसीमन आयोग ने काम किया उसको लेकर ये कहा जा रहा है जी कि 6 सीटें जो जम्मू संभाग में बढ़ाई गई हैं, इन 6 सीटों का सीधा सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पर आते हैं तो आपको ग्राउंड पर ही नजर आता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, तो जम्मू में 2 से 3 सीटों के ऊपर आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 3 सीटों के ऊपर फिर भी आपको ये देखना है कि वहां पर वोटर वोट किसको डालते हैं, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि जिस दिन वोटर ने ईवीएम का बटन दबाने के लिए जाना है, वो ईवीएम का बटन दबाते समय उसकी कंसिडरेशंस क्या होंगी। ईवीएम नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने आपको कहा राजौरी पुंछ के इलाके में सीट्स बढ़ाई गई हैं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के इलाके में सीट्स बढ़ाई गई हैं, तो ट्रेडिशनली डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के इलाके में बीजेपी और अन्य दलों के बीच में मुकाबला रहा है। और अगर आप हाल फिलहाल 2014 की बात करेंगे तो डोडा की सीट बीजेपी के पास थी, भद्रवाह की सीट बीजेपी के पास थी, किश्तवाड़ की सीट बीजेपी के पास थी, इंद्रवाल छोड़ के रामबन की सीट बीजेपी के पास थी, बानिहाल की सीट बीजेपी के पास नहीं थी। तो बानिहाल और इंद्रवाल छोड़ के बाकी सारी सीटें डोडा की ऑलरेडी बीजेपी के पास थी। और अब जो नई सीटें बनाई गई हैं, संभवतः उन सीटों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत नजर आ रही है, जो नई सीटें भी वहां पर क्रिएट की गई हैं। इसी तरीके से अगर आप राजौरी पुंछ के इलाके में आएंगे तो 2 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर आपको बीजेपी बड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन बाकी जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर आपको समीकरण जैसे हैं, जैसे थे वैसे ही नजर आएंगे। कोई फर्क, कोई तब्दीली उसमें आपको नजर नहीं आएगी। अब जब कल पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस मिलता है, उनके एसटी स्टेटस के मिलने के बाद यह देखना होगा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय करता क्या है। ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल समुदाय ने यह कहा है कि अगर एसटी जो 9% हमारा है, अगर इस हिस्से में से काट के पहाड़ी समुदाय को कुछ भी दिया गया तो उसके राजनीतिक तौर पर उसका राजनीतिक तौर पर नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। हालांकि ये अपने आप में बयान जो है वो असमंजस में डालने वाला है। असमंजस में डालने वाला बयान इसलिए है क्योंकि जहां तक आप गुज्जर बकरवाल वोटरों को देखेंगे, गुज्जर बकरवाल ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर रहा है। आप कंगन की बात करें, गांधरबल में लार्जली एसटी लोग वहां पर रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनाव जीतती है। आप राजौरी पुंछ के इलाके में चले जाएं, पीडीपी भी मिलेगी आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मिलेगी आपको, कांग्रेस भी मिलेगी आपको। तीनों दलों को वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एसटी, सबसे ताकतवर एसटी सीट कालाकोट की जो है पिछली बार 2014 में अब्दुल गनी कोहली ने जीती। अब्दुल गनी कोहली खुद गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सीट उन्होंने जीती है। लेकिन क्या 9 की 9 सीटें वो रिटेन कर पाएंगे जो राजौरी पुंछ के इलाके में है? ये सारी वो चीजें हैं जो ठीक ईवीएम का जिस दिन बटन दबाना होगा उस दिन पता चलेगा। और ये जो नए वोटर्स को लेके जो एक नए वोटर्स को लेके एक लंबे समय से वहां चल रहा है, जब से नए वोटर्स का ये ऐलान हुआ 1-2 महीने पहले कि बाहरी लोग भी वोट दे सकेंगे, सुरक्षा बल के लोग भी वोट दे सकेंगे और आपको वो देने की जरूरत नहीं है, डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर स्थानीय जो राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोकल पॉलिटिक्स है, इन चीज़ों को लेकर इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर कितना अफेक्टेड महसूस कर रही है? लेकिन जहां तक स्थानीय जो वोटर्स को लेकर आपने कहा, हृदेश कुमार सिंह चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 लाख के करीब नए मतदाता ऐड हो सकते हैं। और उसमें उन्होंने साथ में ही एक और बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो लोग जो टेम्पररी तौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को मतदाता के तौर पर जम्मू कश्मीर में रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली रहा है। कश्मीर घाटी की जितनी भी राजनीतिक दल है, फौरन उन्होंने स्टेटमेंट के ऊपर दे लैच्ड ऑन इट, और लैच करने के बाद उन लोगों ने फौरन कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी, ये तो बाहर के लोगों को यहाँ पर वोट का अधिकार दे रहे हैं, ये तो कल फौज के लोगों को अधिकार देंगे, ये तो सीआरपीएफ के लोगों को अधिकार देने वाले हैं, और ये फौज से वोट डलवाएंगे और कश्मीर घाटी से चुनाव जीतेंगे। ये बातें उन्होंने कही। उसके बाद हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाजाब्ता अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स निकालकर ये क्लैरिफाई किया कि नॉन लोकल वोटर्स का मतलब हो गया कोई भी भारतीय नागरिक जो अपनी जिस भी स्थान से वो आया हुआ है, चाहे वो हिमाचल का है, महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, अगर वो जम्मू कश्मीर में है और अपने इलाके में अगर वो वोटिंग राइट छोड़ देता है तो ही जाकर उसको जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट मिलेगा, उससे पहले उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में जहां तक इलेक्टोरल वोटर आई कार्ड का ताल्लुक है,
लोग वो ये आई कार्ड बनाने के लिए जितना समय लगाते हैं और जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है, उस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात इलेक्शन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कहा जी कि लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर में तभी रजिस्टर कर पाएंगे जब वो अपनी जहां ओरिजिनली वो रहने वाले हैं वहां अपने आप को वोटर लिस्ट से बाहर करवाते हैं। अशरफ जी, मैं आपके पास आता हूं कि ये जो बीजेपी को लेकर और बीजेपी के प्लान को लेकर जो बातें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक ये बात भी है कि बीजेपी, मतलब जैसा अभी आप लोगों ने बताया भी मुझे कि बीजेपी शायद अपनी सरकार ना बना पाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन बीजेपी एक लार्जर पार्टी बन के ज़रूर उभरना चाहती है। तो क्या बीजेपी का जो पूरा प्लान है कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, वहाँ पे बीजेपी क्या वहीं पे रुक गई है कि हमें अधिकतर सीटों पे जीत दर्ज करनी है, भले ही हम बिना अलायंस के सरकार न बना पाएँ, स्टैंड अलोन सरकार न बना पाएँ, या अलायंस वगैरह की इन सब चीज़ों की कोई बात सुनाई भी दे रही है? वहाँ पे क्या हो रहा है? बलबूते पर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकती। अब पता नहीं वो एक हवा थी और वेव थी, मोदी वेव 2014 में, जिसके चलते बीजेपी को इतनी सीटें जम्मू कश्मीर में भी मिली। लेकिन अब जो जमीनी आकलन बीजेपी ने खुद करवाया है, उससे साफ पता है कि जम्मू में उसे सीटें मिलेंगी, कश्मीर में नहीं मिलेंगी, पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलेंगी। जहां जो सीटें परिसीमन में उन्होंने इस गर्ज से बढ़ाई थी कि शायद उन्हें वो सीटें मिलेंगी, वो भी उनको मिलनी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर का अगर कोई सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभी सुनील बोल रहा था कि गोजर जो है वो वोट बैंक रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक रहा है, बल्कि जो कद्दावर नेता है, सामाजिक नेता है गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के, वो लीडर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और अगर उनको जो ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट देने की बात एक लॉलीपॉप के शक्ल में सरकार दिखाना चाहती थी पहाड़ी और गोजर और बकरवाल लोगों को, वो भी अब समझ गए उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में था और ये एक बहुन राज्य था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये सब जो चाहे पहाड़ी लोग थे, चाहे वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं, चाहे वो लोग जो एलओसी के पास रहते हैं, बाज़ाब्ता सरकारी नौकरियों में भी उनको रिजर्वेशन था, मेडिकल कॉलेजेस में भी इनको रिजर्वेशन था, और हर जगह पर जो है केंद्र में जिस अंदाज से शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स को रिजर्वेशन है, उससे कुछ ज्यादा ही थी। यहाँ तक कि बैकवर्ड क्लास एक रिजर्वेशन यहाँ पर हुआ करती थी कि जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां पर साधन नहीं है लोगों के पास अच्छी पढ़ाई के, अच्छी शिक्षा के, उनको भी रिजर्वेशन बाज़ाब्ता दिया जाता था, जिसमें पहाड़ी लोग भी शामिल होते थे जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहाड़ी लोग जो हैं, जो जिसको बैकवर्ड क्लास कहा जाता था जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 था, वो कहीं ना कहीं अब रिजर्वेशन से 370 के हटने के बाद जो है किनारा कर गए और उनको वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और बीजेपी शुरू से ही उनको ये पता था कि वो अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाएगी, खासतौर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। तो उन्होंने कोशिश की कि न तो उनकी बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि वो तो साफ इनकार कर गए बीजेपी से बनती है उनकी, और ना ही महबूबा मुफ्ती से तो गठबंधन किया था, उनसे भी नहीं बनती। अब एक प्रयोग के तौर पर जो यहाँ पर कुछ जानकारों का कहना है कि जो गुलाम नबी आजाद की एंट्री हुई है जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई पार्टी के तौर पर, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, शायद वो कहीं ना कहीं जो है उसको पुश करने में बीजेपी की एक योजना है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने खुले तौर पर भी कहा, और उनके कई सारे लोगों का कहना ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल गुलाम नबी आजाद खुद जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते थे। तो जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है, उसमें अधिकतर नेता जो हैं वो कांग्रेस से ही आए। जो कांग्रेस के लीडर थे जम्मू कश्मीर में, उसी कांग्रेस में तोड़ हो गई। और अगर गुलाम नबी आजाद वोट काटेंगे तो माना जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काट पाएंगे, ना पीडीपी का, क्योंकि उन दो पार्टियों में से कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो कांग्रेस का वोट जो है वो डिवाइड हुआ है, उसका ज्यादा नुकसान जो है जम्मू में होगा कांग्रेस को, कश्मीर में तो उतना नहीं होगा। कश्मीर में या तो आजाद को मिलेगा या तो फिर कांग्रेस को वापस मिलेगा। तो जाहिर है कि बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में नई बनने वाली सरकार में अपनी अंदर खाने में क्या चर्चाएं चल रही हैं अशरफ जी?
अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है कि दरअसल अब कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी और बीजेपी भी समझ गई है कि फारूक अब्दुल्ला के बगैर उनके पास कोई और लीडर जम्मू कश्मीर में नहीं है। उसके साथ उनको गठबंधन करना पड़ेगा, चाहे फिर वो चुनाव से पहले करें या चुनाव के बाद करें। और क्योंकि आपको याद होगा जब 1996 में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद से पीड़ित था, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं चल रही थी, जम्मू कश्मीर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सब कुछ जो है यहाँ पर मिलिटेंटों के हाथ में था, यहाँ सरकार भी वही चलाते थे। तब केंद्र में न सिर्फ प्रधानमंत्री तब एच.के. देवेगौड़ा बल्कि जितने भी बड़े कदावर नेता थे वो फारूक अब्दुल्ला के पास से आए, उनके पैर पकड़े, कहीं से कश्मीर को संभालो। वो तो एक इतिहास है और वो एक हकीकत है। और जम्मू कश्मीर में फिर तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में पार्टिसिपेट करके पहली सरकार जो है आतंकवाद के बाद जम्मू कश्मीर में 1996 में बनाई, और उसके बाद फिर वही सरकार जो है 2 बार आई, और उसके बीच में फिर पीडीपी बनी 2002 में, 99 में बनी थी, और वो भी कांग्रेस से निकली थी। फिर पीडीपी और ये उस पे भी आरोप लगे कि पीडीपी को आईबी ने खड़ा किया है और केंद्र सरकार ने खड़ा किया, तो फिर उनके बीच में रही। अब तीसरा प्लेयर इसमें आ गया गुलाम नबी आजाद की पार्टी। लेकिन जितना पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन मिल रहा है, या जो अब जितने अब मैच्योर कश्मीर के लोग भी हो गए हैं, क्योंकि जो 90 में पैदा हुए वो वोटर हैं, तो वो भी ये सब राजनीति समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना तो साफ है कि बीजेपी अपनी बलबूते पर सरकार नहीं बना पाएगी। वो उसका आकलन कर चुकी है, वो उसकी सुबगाहट देख चुकी है। उन्हें जम्मू कश्मीर में अब अगर किसी पर भरोसा है तो पीडीपी के से उन्होंने बड़े अपने दांत खट्टे कर दिए ऑलरेडी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शायद वो उनको बिना शर्त के भी समर्थन दे सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं और कोई सरकार नहीं होती। चलिए, आखिरी स्ट्रेच है बातचीत का और मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। 3 अक्टूबर की रात डीजी जेल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी जेल हेमंत जी का मर्डर होता है, और आरोपी हैं उनके घर के हाउस हेल्प। और इस मर्डर के साथ ही एक ऐलान सामने आता है, एक संगठन का ऐलान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लश्कर ए तैयबा का हेल्प ग्रुप है और इंडिया का एक्सटेंशन है। वो कहते हैं कि ये अमित शाह को हमारा तोहफा है, वो मर्डर, डीजी जेल का मर्डर। क्या इस तरह की घटनाएं, जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इस तरह की घटनाएं, इस तरह के ऐलान जो चल रहे हैं, और यही घटना नहीं, इसके आसपास बहुत सारे, अगर आप पिछले 3-4 महीनों का घटनाक्रम देखें तो इसके आसपास बहुत सारे मर्डर, बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स और बहुत सारी धमकियां, बहुत सारा कुछ कश्मीर में होता रहा है। तो क्या चीज़ें कहीं ना कहीं स्लिप आउट हो रही हैं जब सेंटर सब कुछ ओवरसी कर रहा है जिस समय वहां पे, तो क्या चीज़ें हाथ से स्लिप आउट हो रही हैं? बिल्कुल, ये इत्तेफाक भी नहीं कह सकते, क्योंकि गृह मंत्री के कश्मीर दौरे के दौरान जो ही वो जम्मू में लैंड होते हैं 2 की शाम को और 2-3 की शाम को, उसी शाम के कुछ घंटे बाद जो है हेमंत कुमार लोहिया का मर्डर होता है। हेमंत कुमार लोहिया एक मामूली इंसान नहीं थे, वो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर थे जम्मू कश्मीर के। 1992 के आईपीएस बैच के आईपीएस अफसर थे। कई महत्वपूर्ण पदों पर जो है जम्मू कश्मीर में कार्यरत रह चुके हैं। उसके बाद डेपुटेशन पे गए बीएसएफ पे, और उसके बाद वापस इसी साल फरवरी में अब उनको ये कामकाज डायरेक्टर जनरल डीजी प्रिजनर्स का दिया गया था, जब जेल एक शक के दायरे में था। क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले जेलों में ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ था, जहां पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में बाज़ाब्ता कुछ आतंकी संगठनों ने और मिलिटेंट ग्रुप्स ने एक नेक्सस बनाया था, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो बंद है उनकी बातचीत होती थी अपने काकाओं से, वहां पर एग्जीक्यूट प्लानर्स होते थे। और उसके बाद बहुत बड़े 2 आतंकी जो हैं श्रीनगर सेंट्रल जेल से जब पेशी के लिए लिए जा रहे थे, भाग गए। उसके बाद वो काफी देर तक एक्टिव रहे। उसके बाद पूरे जेल सिस्टम को मुराहल किया गया जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और पुलिस की तरफ से। और उसके बाद ही जो है हेमंत कुमार लोहिया को यह जिम्मा दिया गया था डीजी प्रिजनर्स का, और उन्होंने काफी सुधार उसके बाद भी लाए। खासतौर से उसमें यह था कि जितने भी विदेशी आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में हैं उनको शिफ्ट बाहर किया जाए। तो काफी सारे सुधार जो लाए उनके। तो उस बीच जो है इतने महत्वपूर्ण वो सिक्योरिटी एतबार से जम्मू कश्मीर के लिए एक अफसर थे, और उनका कत्ल उस दिन होना जिस दिन होम मिनिस्टर यहाँ पर हो। फिर उसके बाद
TRF की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लेना, वो कई सवाल खड़ा करता है। और अभी भी जो है, जो यासिर अहमद जो जिस पर ये आरोप है, ये हत्या का जो नौकर था डीजी प्रिजनर्स का, उनकी से तो अभी पूछताछ चल रही है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि पूछताछ में क्या हुआ है। और दूसरी दिलचस्प बात है, जिस दिन गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर कश्मीर की तरफ आए, बीती रात 5 लोग मारे गए। खबरों में तो गृह मंत्री की रैली वगैरह चल रही थी। एक तो 2 मुठभेड़ें शोपियान में हुई, वहां पर 4 मिलिटेंट मारे गए और एक मिसफायर हुआ एक सुरक्षा कर्मी की तरफ से, वहां पर एक मारा गया। 5 लोग उस दिन भी मारे गए कश्मीर में आतंकी हिंसा में। और उसके बाद जो है, साथ ही साथ जो है, जम्मू में उससे पहले ब्लास्ट हुए। उधमपुर में गृह मंत्री की यात्रा से कुछ देर पहले यहाँ एक पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ, जिस पर पुलिस ने कहा कि जो 4 तारीख की मुठभेड़ में मारे गए आतंकी थे वही उस अटैक में शामिल थे। और उसके बाद जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा दल, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि मिलिटेंट संगठन भी ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में अभी भी उनकी मौजूदगी है और अपने दिल के हिसाब से किसी भी टारगेट को जो है अटैक कर सकते हैं और कोई भी टारगेट चुन सकते हैं। जुनैद जी, क्या अभी मैं ब्रीफ कमेंट लूंगा, फिर हम लोग अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही महीन तरीके से क्या मिस हो रहा है सेंट्रल एजेंसी से कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्टेबल करने के लिए? क्या मिस हो रहा है जिसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाना जरूरी है? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का ताल्लुक है, कुछ चीजें केंद्र सरकार की प्रशंसनीय हैं, जिसकी प्रशंसा करनी बनती है। पहली बात तो इस चीज की प्रशंसा करनी है कि अलगाववादियों को लेकर एक क्लियर कट स्टैंड है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान परस्त लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी, अलगाववाद का एजेंडा चलाने वाले लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये है कि आपके सिविल सचिवालय और आम आदमी के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं कि सिविल सचिवालय में कौन है, और सिविल सचिवालय को पता ही नहीं कि आम आदमी की दिक्कतें और परेशानियां क्या हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज, आपने अकाउंटेबिलिटी थानों में तो इंश्योर करी हुई है कि आपने थानों में नए SSP लगवा दिए, आपने बहुत कुछ नए लोग लगा दिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सेटअप के वो तमाम लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो सालों से आतंकवाद की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिन लोगों ने आतंकवाद का वो दौर देखा है जब जम्मू कश्मीर में कैजुअलिटीज का फिगर देखिए, आतंकियों के मरने का फिगर देखिए, या फौज की शहादतों का नंबर देखिए, वो बहुत हाई होता था। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, आपने उनको मैदान से बाहर करके रखा है। और उसके बाद आतंकियों को लेकर, आतंकी हमले तो कम हुए हैं, लेकिन यह मानना होगा कि अब आतंकियों के हमले बहुत सटीक है, सटीक तौर पर वो अब हमला करते हैं। यानी उन्हें कहीं पर भी अगर अटैक करना है, टारगेट उन्होंने चुन लिया है। टारगेटेड किलिंग हो रही है, मतलब ये बात से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं समुदाय, और वो जिसको चुनते हैं उसको वो टारगेट करते हैं। मतलब अगर वो कश्मीरी पंडित समुदाय से किसी को चुनते हैं तो उन्होंने टारगेट चुन लिया है, टारगेट चुनने के बाद वो निशाना भी बना रहे हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की दिक्कत ये है कि जितने लोकल ऑफिसर्स यहाँ पर थे, उन तमाम लोकल ऑफिसर्स को साइडलाइन कर दिया गया है, और जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं वो नए जरूर हैं, बड़ा विगर है उनमें, बड़ा दम है उन लोगों में, बड़ा जोश है उन लोगों में, लेकिन अगर जोश से ही सब कुछ चलता होता तो फिर एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत कहीं भी नहीं होती। आप न्यूज रूम से लेकर सरकार के उच्च पदों तक हर जगह आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, हर जगह आपको उन लोगों की जरूरत है जिन लोगों ने आतंकवाद के साथ लोहा लिया है, लंबे वक्त तक लड़ते रहे हैं, उन लोगों को आपको एंगेज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री बारामुल्ला में रैली को संबोधित कर रहे थे, जम्मू में जम्मू बेस्ड सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं वो इस समय धरने पर बैठे हुए थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के वो सरकारी कर्मचारी जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग जम्मू संभाग से और बाकी संभागों से पिछले इतने सालों से 2010 के बाद कम से कम आप यूं कहिए 11 साल जिन लोगों ने वहां पर नौकरियां की और कोई दिक्कत और कोई परेशानी उनको नहीं हुई, अचानक वो लोग अपने आप को वहां पर गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वहां से वो जम्मू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि उन सरकारों के अधीन, उन सरकारों की सुरक्षा के भरोसे के अधीन रह रहे लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने जीवित हैं, कितने कम डरे हुए हैं, कितना खुलकर सांस ले रहे हैं, कितना खुलकर जी रहे हैं। जिस तरह हमारी संवैधानिक संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक मूल्यों और सारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से, तमाम नियमों के तहत सुचारू रूप से पालन करता बनाए रह सकें।